प्यारे बच्चों, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में अभी तक हमने यूरोप में आने वाले समाजवाद और समाजवाद की जो विचारधारा हमने पढ़ी कि जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर कि जितना भी सामान या माल तैयार होता है उस उत्पादन पर और उसका बंटवारा किस वर्ग को मिले, इस पर समाज का अधिकार हो। और ये लोग पूंजीवाद का विरोध करते थे और आर्थिक समानता का ये समर्थन करते थे। तो जो यूरोप में जो समाजवादी विचारधारा हमने पढ़ी और इसके पीछे जो कारण थे वो थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें निरंकुश राजशाही यानी जो राजतंत्र था वो खत्म करके गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में हुई। तो इस क्रांति के बाद जो व्यवस्था बदली, इसको लेकर पूरे यूरोप और इसी के साथ विश्व के सभी देशों में एक नई तरह की बहस छिड़ी कि जो सामाजिक सत्ता है इस पर किसका नियंत्रण हो, व्यक्ति के अधिकारों का स्वरूप क्यों हो। क्योंकि अब विश्व ने एक ऐसी सोच विकसित कर ली कि समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है और फ्रांसीसी क्रांति इसका उदाहरण बनी। और इस बहस पर जो मुख्य 3 विचारधाराएं हमने पढ़ी थी, उदारवादी जो बात कर रहे थे कि सभी जो धर्म हैं उनको समान सम्मान मिले समाज में, और ये लोग बात कर रहे थे कि निरंकुश जो सत्ता है राजशाही तो होनी ही नहीं चाहिए, और व्यक्तिगत अधिकारों की बात की, निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की, निर्वाचित सरकार की उदारवादियों ने बात की। रेडिकलवादियों ने उदारवादियों से भी आगे महिला मताधिकारों का जो है समर्थन किया और बहुमत के आधार पर जो है एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें जो ज्यादातर लोगों की जो इच्छाओं को जो है मानने वाली सरकार हो। और रूढ़िवादी भी हमने पढ़ा कि जो कुलीन वर्ग थे, जो शासक वर्ग थे, वो ये कह रहे थे कि बदलाव तो हो लेकिन उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे हो और साथ में ही जो है अतीत का सम्मान हो। अतीत का अर्थ है कि उनकी जो राजशाही सत्ता थी या उनकी जो सामाजिक हैसियत थी उसका सम्मान जो है वो समाज में बरकरार रहे। तो ये तीनों विचारधाराएं हमने पढ़ी, तीनों में वैचारिक मतभेद भी हम देख रहे हैं। और इन मतभेदों के चलते एक और जो प्रक्रिया समाज में चल रही थी साथ साथ, वो है बच्चों एक औद्योगिक परिवर्तन और एक सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक परिवर्तन का अर्थ है बच्चों कि नए नए उद्योग लगना, फैक्ट्रियां लगना, नए औद्योगिक क्षेत्रों का जो है विकास हुआ। आप ध्यान से देखो तो क्षेत्रों का अर्थ है कि जैसे उद्योग जो है कई क्षेत्र उसमें शामिल हो रहे थे, जैसे कपड़ा उद्योग है, खनन आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है। तो इन उद्योगों ने जो औद्योगिक क्रांति एक चरम सीमा पर ला दी थी। बहुत ज्यादा जो है माल का निर्माण उत्पादन होने लगा था, जिसने रेलवे का विस्तार भी जो है वो इसका मार्ग प्रशस्त किया। क्यों? क्योंकि माल की आवाजाही, कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचाना और फिर उस माल को, निर्मित माल को पूरे देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार करने के लिए रेलवे बहुत जरूरी हो गई थी। तो देखने में तो औद्योगिक क्रांति से जो है समाज विकसित हो रहा था, समृद्ध हो रहा था, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन एक और समस्या औद्योगिक क्रांति लेके आई, वो थे बच्चों कि कारखानों में जो काम करने वाले लोग थे, औरतें, बच्चे और जो आदमी थे, उनको बहुत ज्यादा काम के जो घंटे थे वो बहुत ज्यादा थे। 16-16 घंटे उन्हें काम करने पड़ते थे। कारण क्या था? ज्यादा से ज्यादा माल उत्पादन करना और मुनाफा कमाना। तो काम कौन करेगा? मजदूर वर्ग। काम के घंटे बढ़ गए, ज्यादा देर काम करेंगे तो ज्यादा माल उत्पादन होगा, लेकिन उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। जितना काम वो कर रहे थे उस हिसाब से उनकी जो मजदूरी थी वो कम थी। बेरोजगारी थी। बेरोजगारी का अर्थ है बच्चों कि काम भी जो है वो सब लोगों के पास नहीं था। फैक्ट्री मालिक जो हैं वो इतने लोगों को काम नहीं दे रहे थे,
कई बार जो है, कई बार फैक्ट्री में काम नहीं है तो लोग बेरोजगार भी हो जाते थे। तो क्योंकि एक और बात भी है कि लोग जो है गांव से शहर की ओर जो है कारखानों की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उन्हें बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ रहा था। इन सारी समस्याओं से एक और बड़ी समस्या थी मांग में गिरावट। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि बहुत ज्यादा माल उत्पादन किया जा रहा था बड़े स्तर पर। उद्योगों में निर्मित जो माल है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जो क्रय शक्ति थी लोगों की वो नहीं थी, और इसे कहेंगे मांग में गिरावट। माल बहुत ज्यादा बन चुका है, निर्माण हो चुका है, उत्पादन बढ़ चुका है, लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति नहीं है। किन लोगों के पास? जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कई कई घंटे काम कर रहे हैं, मजदूरी उन्हें कम मिल रही है, बेरोजगार भी हैं। तो समाज का जो दो प्रकार का जो रूप है वो हमने देखा। औद्योगिक क्रांति, जिससे देखने में लगता है कि समृद्धि आई समाज में, लेकिन दूसरी ही औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव हैं, खासतौर से मजदूरों की जो दुनिया है वो किस तरह से बदल रही थी। ये दोनों चीजें आप ध्यान से समझिए। अब एक और परिवर्तन हम देखते हैं बच्चों, सामाजिक परिवर्तन। समाज में बच्चों नए नए शहर विकसित हो रहे थे, और जो पुराने थे उन शहरों का है जो स्वरूप बदल रहा था। कारण क्या था कि जो गांवों से जो लोग हैं वो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि शहरों में काम था, फैक्ट्रियां लग चुकी थी, और फैक्ट्रियों में मजदूरों का जो काम है वो उन्हें मिल रहा था। लेकिन समस्याएं क्या आ रही थी कि बड़े स्तर पर जो लोग गांव से शहर की ओर आकर्षित हो रहे थे, तो आवास की समस्या। बच्चों, बड़े शहरों में आवास की समस्या एक आम बात है। ये आज भी हम अगर हमारे दैनिक जीवन में देखें तो जितना ज्यादा बड़ा शहर होगा उतना ही जो है गरीब तबका, जो हम बात कर रहे थे मजदूरों की, जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आ गए हैं शहरों में, आबादी बढ़ गई है और रहने के लिए जगह नहीं थी। और इसी के साथ साथ जो है साफ सफाई की भी समस्या थी, यानी उनका जो जीवन शैली थी मजदूरों की वो बदल चुकी थी। उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था, उनके रहने के लिए भी घर नहीं है। तो इस तरह की जो समस्याएं, जो वैचारिक मतभेदों का दौर है, हमने 3 प्रकार के विचार पढ़े, और उसी के साथ हमने औद्योगिक परिवर्तन पढ़े जिसमें मजदूरों की हालत पढ़ी हमने, और उसी के साथ एक और जो परिवर्तन है वो ये कि उन लोगों के लिए जो है आवास की समस्या सबसे बड़ी बन के आती है सामने, और साफ सफाई भी नहीं है जिन इलाकों में, जिन जगहों में वो रहते थे। तो इन समस्याओं को कौन बदलना चाहता है? उदारवादी और रेडिकलवादी। ध्यान रखना है बच्चों, उदारवादी शब्द आते ही आपको याद हो कि निर्वाचित सरकार हो और स्वतंत्र न्यायपालिका हो, व्यक्ति के अधिकारों की बात कर रहे थे। और उसी के साथ साथ जो रेडिकलवादी हैं ये भी बहुमत की सरकार और महिला मताधिकार की बात कर रहे थे। तो ये इन लोगों के लिए, जिन मजदूरों की हमने बात की और जिस तरीके की समस्याएं समाज में आ गई थी, तो उसमें ये परिवर्तन चाहते थे। लेकिन एक और खास बात है बच्चों, वो ये है कि उदारवादी और रेडिकल लोग जो हैं वो खुद संपत्तिवान थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, बड़े बड़े जमींदार और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के वो मालिक थे, और वो लोगों को रोजगार भी देते थे। ध्यान से इस पॉइंट को समझना है बच्चों कि उदारवादी और रेडिकलवादी जो समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो खुद संपत्तिवान थे, और वे बहुत से लोगों को रोजगार भी देते थे। फिर ये लोग परिवर्तन क्यों चाहते थे, समझते हैं। देखो बच्चों, मजदूरों की, आवास की और स्वास्थ्य की हमने अभी जो समस्याओं का जो जिक्र किया है, उसमें स्वस्थ मजदूर और पढ़े लिखे नागरिक शायद इस व्यवस्था में संभव नहीं था, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम करना पड़ता था, और उनकी जो स्वास्थ्य की जो हालत थी वो खराब होती जा रही थी, और औरतों और जो बच्चों का है जो स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। तो ऐसा जो व्यवस्था अभी सेट हो गई थी,
औद्योगिक क्रांति की वजह से उसमें रेडिकल और उदारवादी लोग परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं कि एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसमें सभी लोगों की जो है व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाए और व्यक्तिगत अधिकारों की बात हो, निर्वाचित सरकार हो, इन लोगों की भी सुनने वाला कोई हो। तो ये परिवर्तन इसलिए चाह रहे थे ताकि जो व्यवस्था स्थापित हो जाए उसमें ये ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। आखिरकार ये लोग जो हैं खुद उद्योगपति थे और बहुत से लोगों को रोजगार देते थे। इन लोगों का उदारवादी और रेडिकलवादियों का जो है मजदूरों के साथ संबंध था, वो इसलिए क्योंकि मजदूर उनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे और उनकी हालत खस्ता थी औद्योगिक क्रांति के बाद। लेकिन उदारवादी और रेडिकलवादी उनकी हालत, उनकी समस्याएं बदलना चाहते थे, समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्रियों से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मजदूर स्वस्थ चाहिए और पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब इन लोगों के जो विचार थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, गरीबों को रोजगार हो और पूंजीपतियों को बिना रोक टोक काम मिले, विशेषाधिकार किसी को भी ना हो और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही ज्यादा जो है मेहनताना मिले, उसे उतनी ही ज्यादा आमदनी हो। तो इस तरीके की जो बात उदारवादी और रेडिकलवादी कर रहे थे, ये राष्ट्रवादियों को जो है आकर्षित करती है। अब राष्ट्रवादी कौन है बच्चों? राष्ट्रवादी का मतलब है कि अपने निजी जो स्वार्थ हैं, उन स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचना। जैसे महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी थे, तो इसका अर्थ यही है बच्चों कि अपने जीवन, अपने स्वयं के जीवन के बारे में न सोचकर अपने राष्ट्र को जो है आगे बढ़ता हुआ देखने वाला जो इंसान है वो राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवादी जो है बच्चों, वो इन विचारों के प्रति आकर्षित हुए, वो परिवर्तन चाहते थे और वे उदारवादियों और रेडिकलवादियों के जो है विचारों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने क्रांति की बात सोची। और क्रांति जो है बच्चों, वो लाने के लिए उदारवादी और रेडिकलवादी जो हैं ये परिवर्तन चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी विचारधारा भी अच्छी है और राष्ट्रवादी भी इनसे आकर्षित हैं और इनसे जुड़ चुके हैं और इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इनका समर्थन करते हैं। लेकिन इस क्रांति में यानी इस बदलाव को लाने में उदारवादियों और रेडिकलवादियों को रोक कौन रहा था? सोचिए कि जब ये खुद पूंजीपति हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इनकी सोच भी अच्छी है, ये चाहते हैं कि हमारे जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हों, जो जनता है वो पढ़े, गरीबों को भी रोजगार मिले, पूंजीपतियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। फिर क्या दिक्कत थी कि ये लोग जो है क्रांति चाह रहे हैं, पर रोक कौन रहा था इनको? तो बच्चों 1815 के बाद फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है ये सारे विचार। लेकिन 1804 से 1815 में नेपोलियन फ्रांस का शासक रहता है और 1815 में यूरोपीय शक्तियां मिलकर नेपोलियन को हरा देती हैं और नेपोलियन के पतन के बाद फिर से जो है राजशाही और जो निरंकुश राजतंत्र है वो यूरोपीय समाज का हिस्सा बन जाते हैं, यूरोप में अपनी पकड़ जो है मजबूत कर लेते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, 1815 नेपोलियन का पतन और यूरोपीय समाज का बदलना। और जिस तरह से बदला कि वहां पे जो है निरंकुश शासन फिर से स्थापित होता है और जिस शासन को 1789 में लोगों ने उखाड़ फेंका था। तो इसलिए उदारवादी और रेडिकलवादी किस व्यवस्था से लड़ रहे हैं? 1815 के बाद फिर से वही निरंकुश राजशाही जो है सत्ता स्थापित हो जाती है और इसलिए जो है इन राष्ट्रवादियों ने उदारवादी और रेडिकल के पक्ष में क्रांति की बात की
और इस क्रांति को रोकने वाले लोग मैंने तुम्हें बता दिए हैं बच्चों कि जो राजशाही है वो इस क्रांति को होने नहीं दे रही। लेकिन फिर भी इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए जिन्होंने राजाओं का जो है तख्ता पलटने की कोशिश की और एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसमें नागरिकों को सभी अधिकार मिले। और उनमें से एक है बच्चों इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी, जो हम आगे पढ़ेंगे। 10th में जो है इनका मैजिनी का पूरा विस्तार से एक पूरा इनका लेख है बच्चों, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि बहुत से देश फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में क्रांतिकारियों ने जो है इस व्यवस्था को, जो निरंकुश राजशाही व्यवस्था है, उसको पलटने की कोशिश की। किस हद तक कामयाब होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम पढ़ते हैं कि यूरोप में जो समाजवाद है वो 19वीं सदी के मध्य तक जो ये विचार है ये विकसित हो रहा था। और इस विचार के जो विकसित होने के पीछे जो मुख्य कारण थे वो हमने पढ़े हैं कि समाज को महत्व दिया गया था और निजी संपत्ति का विरोध था। ये हमने समाजवाद की परिभाषा पढ़ ली थी बच्चों कि जितने भी उत्पादन और वितरण के साधन है वो समाज में बट जाएं, ऐसा समाजवादी चाहते थे। और इस तरीके से जो यूरोप में समाजवाद की जो है जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मुख्य रूप से हमने अभी जो पढ़ा है कि सभी व्यक्तियों को जो है समान अधिकार मिले, समाज में जितने भी संसाधन हैं उस पर सभी का बराबर अधिकार हो, निजी संपत्ति ना हो और लोग जो हैं वो मिलकर जितना भी लाभ है उसको, जितना वो कार्य करते हैं उस कार्य को जो है मिल बांट कर करते हैं और उसका लाभ भी जो है सबको बराबर मिले। तो यह था यूरोप में समाजवाद का जो है स्थापित होना। यूरोप में समाजवाद स्थापित होने के पीछे 4 बड़े जो दार्शनिक हैं, जो थिंकर हैं, उनका योगदान है बच्चों। सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन बच्चों इंग्लैंड के एक उद्योगपति थे और उन्होंने इंडियाना, अमेरिका में है बच्चों, इंडियाना में एक नया समन्वय नाम का एक समुदाय बनाने की कोशिश की थी। और उनका ये मानना था कि व्यक्तिगत पहल से, व्यक्तिगत पहल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से जो है एक सामूहिकता ला सकता है, लोगों को जोड़ सकता है। सब व्यक्ति अपने हिस्से का काम करें तो इससे जो है समाज का जो समृद्धता समाज में आने अवश्यंभावी है। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम मन से करे तो इन्होंने व्यक्तिगत पहल की बात की थी जिससे सामूहिकता लाने की जो समाज में है वो विचारधारा इन्होंने प्रकट की थी, इन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन कुछ समाजवादियों का ये मानना था कि रॉबर्ट ओवेन ने जो विचारधारा दी है व्यक्तिगत पहल की, उससे जो है सरकार के सहयोग के बिना जो है सामूहिकता, जो सामूहिक खेती या सामूहिक जो उद्यम है वो स्थापित नहीं हो सकते। और इसी बात को कि सामूहिकता लाने के लिए सरकार का सहयोग जरूरी है, यह जो मुख्य एक बात थी ये लुई ब्लांक ने जोड़ी थी बच्चों। सामूहिकता की जो विचारधारा है उसमें लुई ब्लांक ये कहते हैं कि सामूहिक जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है और सभी लोग मिलकर चीजें बनाएं और उससे होने वाले लाभ पर भी सभी का अधिकार हो। तो सामूहिकता, सामूहिकता का अर्थ आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि समाज में जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसमें सब मिलकर अपनी भागीदारी करें और साझा प्रयास करें और उससे होने वाली आमदनी और लाभ का जो है बंटवारा सभी लोगों के बीच बराबर हो। ऐसा जो है लुई ब्लांक मानते थे कि किए गए काम के आधार पर जो है सभी लोग जो है, प्रत्येक सदस्य जो है अपना हिस्सा बांट लेगा। लुई ब्लांक
और रॉबर्ट ओवन के सामूहिकता के सिद्धांत के साथ साथ हमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दो दार्शनिक हैं बच्चों, इन लोगों का जो विचार था वो था साम्यवादी समाज। अब हम समझते हैं कि साम्यवादी समाज था क्या। इन लोगों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ क्या है कि जितने भी संसाधन हैं, जितना भी माल उत्पादित किया जा रहा है, जितना भी उनको वितरित किया जा रहा है, उस पर किसी भी एक व्यक्ति का हक है, तो यह पूंजीवाद है। तो इन लोगों ने, इन दो थिंकर्स ने, दार्शनिकों ने ये बात कही कि जब तक समाज में पूंजीवाद है, यह समस्या की जड़ रहेगी। इस जड़ को ही जो है उखाड़ फेंकना होगा। और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने मजदूर वर्ग से यह अपील की कि आप संगठित होकर इस पूंजीवाद को मिटाने का प्रयास करें, जिसमें अगर मजदूर वर्ग संगठित हो जाता है तो पूंजीवाद से शोषण, जो उनका शोषण हो रहा था, शोषण हमने पढ़ा बच्चों, काम के घंटे ज्यादा थे, तनख्वाहें कम थी, बेरोजगारी थी, तो एक ऐसे समाज को मिटाने के लिए मजदूरों का जो सहयोग है वो आवश्यक था। इन लोगों का यह मानना था कि पूंजीपति को जो लाभ है वो कौन कमा के देता है? मजदूर। तो उस लाभ पर हक भी किसका होना चाहिए? मजदूरों का। ऐसी विचारधारा थी बच्चों। और इन लोगों ने कहा था कि जब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, तब तक निजी जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो हमेशा अपना लाभ कमाते रहेंगे। इन्होंने अपील की कि एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जिसमें पूंजीपतियों का जो है स्वामित्व खत्म हो और समाज का नियंत्रण जो है उत्पादन के साधनों पर हो। इन लोगों का ये मानना था, मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीपतियों के साथ जब मजदूरों का संघर्ष होगा तो अंततः जीत मजदूरों की ही होगी और इसी तरह से एक समाज जो स्थापित होगा वो साम्यवादी होगा। तो ये आपको साम्यवादी समाज की जो रचना है, जो दो थिंकर्स की जो सोच है वो समझ आ गई होगी कि पूंजीवादी समाज की समाप्ति और करेगा कौन? मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा। और उस क्रांति के बाद जो समाज स्थापित होगा जिसमें मजदूरों को सारे अधिकार मिलेंगे, लाभ पर जो हक है वो मजदूरों को होगा, तो यह समाज था साम्यवादी समाज। समाजवाद के लिए समर्थन। बच्चों 1870 तक समाजवाद का जो विचार है वो यूरोप में और संसार में अपनी जड़ें फैला चुका था और इसी के चलते एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन हुआ, द्वितीय इंटरनेशनल। और यह समाजवादियों के प्रयासों को जो है एक एकत्रित रूप, एक स्वरूप देने के लिए इसका निर्माण हुआ। और इसी के चलते जो अनेक तरह के संगठन बने जिन्होंने मजदूरों के जीवन और परिस्थितियों में बदलाव लाने, उनके लिए मताधिकार लेने और उनके जो काम के घंटे कम करने के लिए कई देशों में मजदूरों के हितों को लेकर कई पार्टियां बनी, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 1914 तक कोई भी जो समाजवादी लोग थे या जो कोई भी पार्टियां जो हमने पढ़ी, ये सत्ता में नहीं आ सकी, सरकार नहीं बना सकी। अभी अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो बच्चों सरकार वही बना पाता है, वही राजनीतिक दल सरकार बनाता है जिसके पास बहुमत हो, यानी पूरे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग जिस दल को चाहते हैं वही लोग सरकार बनाते हैं। तो हालांकि ये लोग मजदूरों के हितों की बात कर रहे थे, गरीब तबके की बात कर रहे थे, शोषित वंचित लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। कारण क्या था? सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का दबदबा। अब समझ आ गई होगी कि
निम्न वर्ग की, मजदूर वर्ग की बात करने वाले जो क्रांतिकारी लोग थे, जो संगठन थे, जो दल थे, वो सत्ता में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही अभी तक जो है समाज में दबदबा था। हालांकि बड़ी संख्या में समाजवादी जो दल हैं, वो उन्होंने अपने प्रतिनिधि जो है संसद में भेजे। प्रतिनिधि का अर्थ है बच्चों चुने हुए लोग। समाजवादी विचारधारा रखने वाले बहुत से लोग जो हैं वो सरकार में पहुंचे प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। आपको ध्यान रखना है बच्चों। और इन प्रतिनिधियों ने जो है कानून बनवाने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। और कानून किसके लिए बनाए जाएंगे? मजदूरों के हितों के लिए। तो अब आपको ये सारा जो अभी तक हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरह से यूरोप में समाजवाद और फिर उसी के साथ साथ पूरे विश्व में जो है समाजवादी विचारधारा किस तरीके से फैली, उसके बारे में पढ़ा। हमने औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, जिसमें एक समृद्ध समाज, विकसित समाज और उसी के साथ साथ एक ऐसा समाज भी पढ़ा जिसमें लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनकी साफ सफाई, उनकी जो काम करने की जो शैली है, जो दिनचर्या है, वो बड़ी ही बेहद ही खराब थी। कई कई घंटे काम करना पड़ता था। औरतों की और बच्चों की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। तो इसी के चलते जो है रेडिकलवादी और उदारवादी परिवर्तन चाह रहे थे। और उस परिवर्तनों का एक कारण मैंने ये भी बताया कि ये जो उदारवादी और रूढ़िवादी थे, ये खुद संपन्न परिवारों से थे और बड़े जमींदार और बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक थे। तो ये चाहते थे कि जो मौजूदा हालात हैं गरीबों के, मजदूरों के, वो बदलने चाहिए, ताकि एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसमें मजदूर जो हैं स्वस्थ हों और जो जो शिक्षित नागरिक हों। लेकिन उनको रोकने के लिए एक और संस्था थी, वह थी 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद निरंकुश राजशाही यानी राजा का जो शासन था वो फिर से स्थापित हो गया था। लेकिन फिर भी इन लोगों की जो सोच थी उससे क्रांतिकारी वर्ग जुड़ता चला गया, राष्ट्रवादी लोग जुड़ते चले गए, जिन्होंने राजाओं के तख्ता पलटने की पूरी कोशिश की, जिसमें हमने मैक्सिमी का जिक्र किया है। इटली का क्रांतिकारी था बेटा, और इसके बारे में हम और ज्यादा विस्तार से 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमने 4 थिंकर्स पढ़े। 2 जो थिंकर थे, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लांक, वो सामूहिकता की बात करते हैं, और साम्यवादी समाज की बात करने वाले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से समाजवाद जो है पूरे संसार में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित होता है। द्वितीय इंटरनेशनल का जिक्र किया हमने। फिर हमने विभिन्न देशों में मजदूरों के हितों को लेकर जो पार्टियां बनी उनकी बात करी। हालांकि वो सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन बड़ी संख्या में जो है संसद में पहुंचे लोगों द्वारा चुनकर। फिर उन्होंने कानून भी बनवाए। किनके हितों के लिए बनवाएंगे? मजदूर वर्ग के हितों के लिए, साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए, जिसमें सभी का समान हिस्सा होगा लाभ पर, और उत्पादन भी सभी के लिए होगा। तो ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादियों ने कोशिशें की और संसद में भी अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन बच्चों 1914 तक जो मुख्य जो दबदबा था वो उदारवादियों का, रूढ़िवादियों का और रेडिकलों का था किसी भी देश की सरकार में। तो बदलाव आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। जो पुरानी जो संस्थाएं थी उनको बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समाज में इनका दबदबा अभी तक कायम था। तो आशा है बच्चों आपको ये सारी विचारधाराएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।